एक्चुअल में उमस रियल में बहुत ज़्यादा है। मतलब वो मौसम अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक है ही है। नहीं, इंग्लिश अलग नहीं। हाँ, जो सॉफ्ट कॉपी डलता है वो बुक जो हार्ड, वो इंग्लिश अलग, हिंदी अलग। और जो अभी डलता है सॉफ्ट कॉपी, उस पर कई बार मिक्स रहता है। ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, ऐसा सेपरेट। इंग्लिश मीडियम वालों के इंग्लिश की पेजेस बढ़ जाएंगे ना रीना, अगर वैसे करेंगे तो। अगर जो बुक हमारी 200 पेज की छपनी है और फिर 400 पेज की हो जाए, अब जिनको हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश की क्या आवश्यकता। आप समझ रहे हो? तो हमारे अनावश्यक एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे। तो जैसे गिन के हमारे 100 के स्ट्रेंथ में 10 से 12 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्योर इंग्लिश मीडियम। उसमें भी ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पढ़े रहते हैं इंग्लिश मीडियम में, पर यहाँ कहते हैं सर हमको हिंदी दे दो। क्योंकि देखो हमारे यहाँ बेसिक तौर पे तुमको पता है कि वो एक तमगा बसा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे वाला। बहुत सारे जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, समझना तो उनको हिंदी भाषा में ही है। आप समझ रहे हैं? ऐसा तो कोई टीचर होगा नहीं, तुम तो इंग्लिश मीडियम के हो, डिक्टेट हिंदी में ही करती होगी ना। नहीं ठीक है, मैं मान रहा हूँ उस बात को, इसीलिए तो हम उनको इंग्लिश में नोट्स देते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार कैसा होता है कि छठवीं सातवीं तक पढ़े क्या हिंदी में, आठवीं तक, फिर अचानक से उनके माता पिता गांव के कॉन्वेंट स्कूल कोई इंग्लिश मीडियम उसमें डाल दिए। वो बेचारा जब वापस आता है, कोई से पीछे से चिल्ला ही रहे, जैसे जब यहाँ वापस आता है तो वो उसको फिर हिंदी में आने लगता है। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो मीडियम में इंग्लिश लिखे रहता है, पर वो खुद कहता है सर मेरे को हिंदी का ही बुक दे दो, और मैं हिंदी का ही। तो ऐसा दो चार लोग 10-12 में दो चार लोग ऐसे भी हो जाते हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो हमको जो नोट्स देने हैं वो अलग अलग देने हैं, बुक इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग। हो गया? चलो बढ़े आगे। देखिए आज भी स्ट्रेंथ कमी है आप लोग के हिसाब से, तो मुझे पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। मिटा दूं? देख के बड़ा सुंदर लग रहा है। चलिए, क्या चीज है? पढ़े हो ना शुक्ला सर के? प्रादीपी पठार पढ़ा है कि तटी मैदान पढ़ा है? सबको तटी मैदान और मतलब प्रादीपी पठार का सारा चीज। ठीक, मतलब पूर्व पश्चिम घाट भी बता दिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ठीक। ऐसा नहीं बेटा कि अपने को नहीं आता है सबको सब आता है। मतलब दो लोग ऐसे हैं, मैं और शुक्ला सर, जिनको सब आता है। वो हम हमारे सेक्शंस पढ़ा सकते हैं, उनके सेक्शंस पर हम लोगों ने, मैं बहुत पहले ऐसा डिसाइड पता चला मेरे को कि बच्चे कंपेयर करते हैं और हर टीचर्स के पढ़ाने का जो स्किल है वो अलग होता है। फैक्ट नहीं बदलता, स्किल अलग होता है। तो सर को हम लोगों ने दोनों सब्जेक्ट बांट लिया। खैर सर 21 से हमारे साथ है ना। 21 के पहले कोई पढ़ा है क्या यहाँ पे मुझसे? 21 के पहले कोई नहीं है यहाँ पढ़ने वाला? तुम श्रद्धा कब पढ़ी हो? तुम पढ़े हो तो तुम्हारे समय कौन शिवांश पढ़ा है क्या? हाँ तो ठीक है ना, तो 21 तक तो आ गए थे शुक्ला सर, 20-21 में आ गए। तुम उनके बाद ही पढ़ी हो फिर। उसके पहले और सबसे पहले 15-16 में तो सभी में पढ़ाया हूँ। मानीपुरी सर पढ़ाए हैं, ठीक, भूगोल। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर्स पढ़ाते रहे, ऐसा नहीं है। पर महाराज के आने के बाद बात कुछ और है। आप फाउंडेशन बैच वालों के लिए और टारगेट बैच में हम खुद बचना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम, तुम लोग भली हंस रही हो, पर एक्चुअल में जो टारगेट बैच चलता है, चाहे वो शिक्षक भर्ती चले, हॉस्टल वार्डन चले, वहाँ हम लोग एक्चुअल में मजबूर हो जाते हैं। बच्चा तो ठीक है, हम अपने आप को ही संतुष्ट नहीं कर पाते कि हमने बच्चे को अच्छा नहीं पढ़ाया। और जब पढ़ाने भिड़ते हैं तो हमारे लिए इतना हेक्टिक हो जाता है कि पढ़ाते हैं तो भी दुख होता है, नहीं पढ़ाते हैं तो भी दुख होता है। इसलिए हम उसमें अपना सब्स्टिट्यूट चाहते हैं। ठीक। अब जैसे मैं राष्ट्रपति टॉपिक लिखा है, तो मैं राष्ट्रपति में जब मैं घुसूंगा तो फिर ऐसा घुसूंगा कि फिर उसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए यही हाल। अब जैसे लिखने वाला क्या लिख देता है पता तुमको? समस्त सावधानिक प्रावधान सिलेबस में। अब समस्त सावधानिक प्रावधान में भाई आदमी क्या पढ़ाएगा यार? अब क्या नहीं पढ़ाएगा? क्वेश्चन कितने आने हैं? 10 नंबर आने हैं जीएस के, उसमें से संविधान का एक प्रश्न आएगा। तो टारगेट में हम इस तरह से मजबूर होते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए हम लोग उसे थोड़ा सा बचने का कोशिश करते रहते हैं। और आप लोग को ठीक ठाक समय मिल गया, इसलिए आप लोग बहुत इंजॉयमेंट के साथ पढ़ पा रहे हैं। इसको
सुख के रूप में देखिए, जब भी कोई समस्या है तो एक होता है एक आनंद का विषय और एक दुख का विषय। आप इसको ना आनंद के विषय के रूप में देखो, वरना पेपर होता तो 3 महीने में यदि आपकी पेपर हो जाती तो 3 महीने में आपका कोर्स खत्म। क्या छूटा क्या हुआ न पूछने आप आते और ना हम पढ़ाते। कोई कोचिंग सेंटर वाले के साथ ऐसा ही होता है। इसको बंद कर दे बेटा, गेट को। समझ में आ रहा है बात? तो आपका यदि पेपर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो आप उसको मान के चलिए, और आपको फाउंडेशन में बैठ के पढ़ने को मिलता है तब उसको अपना, अरे यार फाउंडेशन में बिठा पढ़ा दिए, एक ऐसा हो सकता है। और एक क्या हो सकता है, अच्छा आज तो फाउंडेशन में पढ़ने को मिलेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमको पैसे का दिक्कत, हमको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। उतनी ही लाइट, उतनी ही एसी, उतना ही मेहनत लगना है। आप बैठ गए तो हमारा कोई इकोनॉमिकल या कोई और दूसरे तरीके से भार बढ़ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। पर अभी यही एग्जाम आता तो हम नहीं पढ़ाते। अब जैसे आपके में पंचायती राज लिखा है, अब आपके में सिर्फ क्या लिख दिया है, पंचायती राज। अब पंचायती राज के वेटेज को यदि मैं पूरे पेपर में देखूं तो 0.01 का वेटेज है। शिक्षक भर्ती में ईमानदारी के बाद 0.01 का वेटेज है। तो कोई टीचर पंचायती राज को कितना डिफाइन करेगा, चाहे मैं आऊं या कोई आए, वो बस बता देगा 3 स्तर के पंचायत होते हैं, ग्राम, जनपद, जिला। गांव में सरपंच होता है, जनपद में फलना होता है, जिला में होता है इसका ऐसा चुनाव होता है, इसका होता है, पंचायती राज खत्म। ये टेक्निक है। मैं ही खुद जाऊंगा किसी टारगेट बेच पढ़ाने तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मेरी मजबूरी है, लेकिन यहां मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसका फर्क पड़ता है। तो इसलिए अच्छा सौभाग्य है आपका पंचायती राज और मेरा पंचायती राज एक हो गया। आपके चक्कर में हम टीचर तक को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। आज शुक्ला सर बोले कि मैं पहला क्लास लूंगा तो हम सत्यम शर्मा सर को बोल दिए भैया आप एंजॉय करो, आज मत आओ। समझ में आ रहा है बात? वरना आज सत्यम शर्मा सर आते तो फिर आप पंचायती राज, फिर आपका एक क्लास छूट जाता और फिर से आप अगले दिन बैठते तो फिर से इरेगुलरिटी होती। इसलिए सत्यम शर्मा सर की क्लास को हम ब्रेक करा दिया। अब इतना अच्छा ही हम आपके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं तो आप तो कॉपरेट कर ही सकते हो। चलो आगे बढ़ते, कहां पे आते बताओ, कठिन टॉपिक में आके छोड़े थे, बोलो है? हाँ, आर्टिकल नंबर कौन सा था? 243C। चलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं चीजों को यहीं पे डिफाइन कर रहा हूं, एक बार फिर से आएंगी जब हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो, और उस दौरान मैं आपको बताने से बचूंगा, बस याद कराऊंगा, पर बहुत डिटेल जाके डूब के नहीं बताऊंगा। ठीक है बात भाई? ठीक, ध्यान से देखो आर्टिकल नंबर, महाराज कौन सा ला दिया यार, देखो 243C दिखाई दे रहा है सबको? मैं महाराज कहता हूं तो आप लोग समझ जाते हो किसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, पंचायतों की संरचना। देखिए मैं तीनों पंचायत का कॉलम बनाता हूं, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, पहला लिखते हैं ग्राम पंचायत, एक साथ तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, दूसरा लिख देते हैं जनपद। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, कोई भी लड़का या लड़की ऐसा तो नहीं जो आज क्लास में फर्स्ट डे बैठा है और पिछली चीजें हिस्ट्री को उसको नहीं पता, कोई वैसा नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। जिला पंचायत, देखिए ये 3 स्तर की पंचायत है, ग्राम, जनपद और जिला। ध्यान समझते चलिएगा। ठीक है, अब देखो ग्राम पंचायत एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों जो मीटिंग में शामिल होते हैं, अच्छा फिर से बोल दूं, ज्यादातर कंफ्यूजन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आपके बीच होगा। कुल कितने अध्याय हैं इसमें? 14 अध्याय। मैं आज अध्याय 6 तक आपका नोट्स बना डाला। ठीक है, अब मेरे यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, वरना आज तक मेरा टारगेट था कि आपका पंचायती राज का नोट्स खत्म हो जाता, पर रोज एक तो एक कोई ना कोई कांड हो ही जाता है, ऐसा कांड जिसका हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो 6 तक पहुंचे हैं और अभी तो आप 1 नहीं पहुंचे हो, पर मेरा नोट्स 6 तक प्रिपेयर हो गया। उम्मीद है कि मैं उसको इस हफ्ते खत्म करके आपको दे दूंगा। ठीक, उसके बाद फिर वो इंग्लिश ट्रांसलेट होने जाएगा। एक बार इंग्लिश ट्रांसलेट हो चुका है पंचायती राज, पर मैं उसके पूरा हिंदी का कंटेंट ही बदल दिया। मतलब पंचायती राज रेडी था, मेरे को सिर्फ उसमें का, की, कु, कु के, कौ को सुधारना था बैठ करके, मात्रा की गलतियों को। पर मैं एडीओ का पेपर आने वाला है करके उस पर आमूल चूल परिवर्तन कर दिया।
सुबह मेरे को मन ही मन में गाली तो रोज दे रहा होगा, क्योंकि अब नए सिरों से जितना वो ट्रांसलेट करके बैठा है, और फिर से अब क्या होंगे नए ट्रांसलेट, पूरे स्टेटमेंट बदल गए, पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। तो इसलिए मैं फिर से नया मेरा नोट्स बन रहा है, तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और एडीओ का पेपर आना एकदम तय है। आप लोग जितने लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एडीओ की ओर मूव हो सकते हैं, ठीक है। एडीओ में अगर आप 21 ईयर्स एज पूरा कर चुके हैं और ग्रेजुएट हैं, तो आप अभी 3 चीजों को फोकस कीजिए। शिक्षक भर्ती वालों के लिए बोल रहा हूँ, हिंदी पढ़ा हुआ है, जो मैं हिंदी पढ़ाया हूँ बहुत सफिशियंट है, उसके बाद आगे नहीं करेगा। अभी आप मेरे साथ पंचायती राज पढ़ ही रहे हैं, ये हो गया। और तीसरा सीजी, आप नए बच्चे भले नहीं पढ़े हैं फाउंडेशन में, पर आप लोग तो पढ़ ही लिए टीचर भर्ती, पिछले साल के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिए होंगे। नए बच्चों को अभी दिवाली के बाद मैं सीजी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सीजी हर संडे को क्लास होगी मेरी सीजी की, हर संडे फिक्स है 8 से 11। मैंने अभी दिवाली बोलता हूँ, दशहरा तक रोका है। दशहरा के बाद कोई भी संडे को छुट्टी नहीं होगी, जो आना चाहे आ सकता है। मैं छत्तीसगढ़ का जनजाति संस्कृति पढ़ाऊंगा, सबके लिए रहेगा वो, जो आना चाहे आ सकता है। और मैं संडे को कंपलसरी है, आप संडे नहीं आए तो मैं आपके शाम के क्लास में छत्तीसगढ़ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आप समझ में आ रहा है बात, इसलिए आप तैयार रहिएगा, ठंड में ही पढ़ाता हूँ। और उसके बाद सीजी हिस्ट्री को मैं अलग पढ़ाऊंगा, वो चीजें। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो आर्ट एंड कल्चर है वो सिर्फ संडे को क्लासेस होंगी, ठीक है बात भाई। लेकिन वो दशहरा के छुट्टी के बाद। आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये एक हो गया पंचायती राज सीजी, 90 नंबर का सबके पास रेडी होना चाहिए। आप आज से अभी से, आपके पास कोई टारगेट नहीं, टीचर भर्ती कब आएगा डिसाइडेड नहीं है अभी। और पीएससी वालों को डिसाइडेड है, जिनको पीएससी में जाना है, जिसको रेलवे में जाना है डिसाइडेड है, वैकेंसी आ गई है, आप सिलेबस उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। गजब का पोस्ट है रेलवे में, और एसएससी का पोस्ट भी आ गया है, जिसको जाना है उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। समझ में आ रहा है। और जो तीनों चारों से प्रक्रिया से बाधित है, पीएससी, एसएससी और रेलवे से, वो उसके लिए अपकमिंग जो पोस्ट है वो क्या है, एडीओ। एडीओ का पोस्ट वित्त विभाग से अप्रूवल हो चुका है। बाकी सारे पोस्ट इसलिए अटके हैं छत्तीसगढ़ में कि उनको वित्त विभाग से ही परमिशन नहीं मिल रहा है। पर एकमात्र ऐसा पद है जिसको वित्त विभाग से अप्रूवल मिल गया है, इसको व्यापम रोक के रखा है। व्यापम अपनी कैलेंडर्स की तलाश में है, जिस समय उसको ज्यादा त्योहार बार ना पड़े, छुट्टियां ना पड़े, चुनाव ना फंसे, कोई परीक्षा ना फंसे, वो कैलेंडर खोज रहा है। जिस दिन उसको कोई संडे सब तरफ से बढ़िया वाला मिला, उस दिन आपको नोटिफिकेशन निकाला और बोलेगा 30 दिन के भीतर एडीओ की परीक्षा है। आप समझ में आ रहे बात। तो ये 3 टॉपिक तो अबे करेंगे, और 2 टॉपिक आएगा जिसका नाम है ग्रामीण विकास, और एक आएगा आजीविका। तो इस टॉपिक को पहले से पढ़ के कोई नहीं रख सकता, क्योंकि इसका सिलेबस तुरंत डिसाइड होता है, ग्रामीण विकास और आजीविका का। इसके अंतर्गत हम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पढ़ते हैं। अब जनरली मनरेगा, बिहान, ये कुछ कुछ जो बड़ी योजना है उनको आप पढ़ सकते हो एडवांस में। लेकिन अब नया आ गया महतारी वंदना योजना, अब ये सबको पढ़ोगे। अभी पीएम वात्सल्य एनपीएस योजना आ गया केंद्र सरकार का, अभी अभी लॉन्च हुआ है आजकल में ही। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो उसको, पीएम वात्सल्य एनपीएस सुना होगा आप लोगों ने, नया नया चल रहा है। तो ये सारी चीजें, योजनाओं को आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपका पंचायती राज सबसे ज्यादा यहाँ का काम आएगा, ठीक है बात भाई। और हिंदी और छत्तीसगढ़ी आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए इसको पढ़िए, आपके पास अपकमिंग एग्जाम के रूप में ये है। अब मेरी बात को ध्यान समझिए कि जनपद और जिला पंचायत जब मैंने कहा, तो जनपद पंचायत का मतलब ग्राम और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कहा तो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम ग्राम सभा कहें तो सारे मतदाता जिनका 18 वर्ष से आयु अधिक है वो ग्राम सभा के मेंबर हैं, और ऐसे सदस्य जिनको गांव के मतदाताओं ने वोट देकर चुना है वो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत के मामले में वार्डों से चुने जाते हैं कौन, पंच। पंच के अलावा एक और है जिसको पूरे गांव के मतदाता चुनते हैं, उसका नाम है क्या, सरपंच। पंच लोग अपने बीच से एक पंच को चुनते हैं क्या, उप सरपंच। तो ये जो 2 पद हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड हैं, ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्ट हैं। और ये जो कैसा है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि पंचों को जनता ने चुना और पंचों ने फिर किसको चुना, उप सरपंच को चुना। तो इस तरह से आपका ये इनडायरेक्ट है, लेकिन तीनों के तीनों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। और इनके अलावा एक शासकीय आपका सेवक होता है जिसका नाम है क्या, पंचायत सचिव।
और इन चारों को मिला करके हम ग्राम पंचायत की संरचना कहते हैं। बस एकदम सरल है ये, आप मत परेशान होइए। तो जब भी ग्राम पंचायत की बैठक होगी तो सिर्फ 4 लोग ही वहां पर शामिल होंगे। ये ग्राम पंचायत की बैठक की बात हो रही है। लेकिन जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो ये चारों के साथ साथ आपके गांव के जितने मतदाता जिनका 18 वर्ष से उम्र अधिक है, मतदाता सूची में नाम है, वो सब आ सकते हैं। क्लियर हो गया? ग्राम सभा ग्राम पंचायत समझ में आया? तो ग्राम पंचायत की संरचना में सिर्फ 4 लोग शामिल होंगे। कौन कौन? पंच, सरपंच, उप सरपंच और सचिव। ये 4 लोग, बहुत सरल है। लेकिन जब जनपद पंचायत की बात आएगी तो पहले बात तो तुम इसको समझ लो, किसी भी गांव में, मैं कुछ कुछ बातों को क्लियर करते चलता हूं, यहीं पर बहुत सारी बातें हैं। किसी भी गांव में मैंने पहले ही कहा था, जब तक 1000 की जनसंख्या नहीं होगी उसे ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं मिलेगा। और सामान्यतः 1000 की यदि जनसंख्या होती है तो उस गांव में 10 वार्ड होते हैं। कितने वार्ड होते हैं? 10 वार्ड। तो यदि आप एक वार्ड को देखो तो पर वार्ड जनसंख्या कितना हो गया? 100। पर वार्ड जनसंख्या कितना हो गया? 100। इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे 100 जनसंख्या बढ़ती जाएगी, मतलब 1000 है तो 10 वार्ड, तो 1100 होगा, कितना होगा? 11 वार्ड। 1200 होगा तो 12 वार्ड। ऐसे 100 बढ़ने पर एक एक वार्ड बढ़ते जाएगा, जो अधिकतम बढ़कर कितना हो सकता है? 20। तो यदि कोई बोले कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड कितने होंगे, तो 10, अधिकतम कितने होंगे? 20। यदि किसी गांव में 20 वार्ड हैं तो इसका मतलब है कि वहां की जनसंख्या कितनी होगी? 2000। लेकिन अगर जनसंख्या 2200, 2500, 2600, 4000, 5000 भी हो जाए तो भी वहां की वार्ड की संख्या कितनी होगी? 20। यहां तक समझ में आ गया? तो मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स कर दिया गया है, लिमिट। अगर किसी गांव की जनसंख्या 900 है तो भी वहां वार्ड की संख्या कितनी होगी? 10। जबकि 900 के हिसाब से कितना वार्ड होना था? 9, क्योंकि पर 100 के पीछे कितना वार्ड बनाया जाता है? 1 वार्ड। पर ये फिक्स कर दिया गया है, न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 10। अगर 1000 से कम है तो भी। क्लियर हो गया? पर 1000 से जैसे ही बढ़ेगा तो हर 100 के पीछे एक एक वार्ड क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, जो कहां तक बढ़ेगा? 2000 तक। कहां तक बढ़ेगा? 2000 तक। और 2000 के बाद यदि जनसंख्या होगा तो भी वार्ड कितनी रहेगी? 20 की 20 रहेगी। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। अब प्रत्येक वार्ड में वार्ड के मतदाता अपने लिए एक पंच को निर्वाचित करेंगे और पूरे गांव के मतदाता अपने लिए किसको निर्वाचित करेंगे? सरपंच को। यहां तक समझ आ गया? पंच और सरपंच के बाद जो पहला बैठक होगा, उस बैठक में पंच लोग अपने बीच से एक पंच को, जैसे किसी गांव में मान लो 20 पंच हैं तो 20 पंच आपस में मिलकर एक पंच को क्या चुन लेंगे? उप सरपंच चुन लेंगे। इसलिए उप सरपंच को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। उप सरपंच के चुनाव में पंच ही भाग लेते हैं, सरपंच को मत देने का अधिकार नहीं है। पर कभी 20 पंच हैं और 10-10 का वोट आ गया या 9-9 का वोट पा गया तो उस कंडीशन में कास्टिंग वोट, जिसको अपन निर्णायक मत कहते हैं, वो सरपंच दे सकता है। अब ये 3 लोग हो गए जनता द्वारा निर्वाचित, पंच, सरपंच और उप सरपंच। और एक सरकार द्वारा नियुक्त होता है जिसका नाम है क्या? सचिव। ये चारों लोग मिलकर पंचायत की बैठक का आयोजन करते हैं। इसलिए पंचायत की संरचना में सिर्फ 4 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव। ठीक। पर ग्राम सभा का बैठक होगा तो इन चारों के साथ में गांव के समस्त मतदाता भी शामिल होने का अधिकार रखते हैं। हो मत हो बात की बात, पर अधिकार वो रखते हैं। कोई डाउट है? पक्का? ठीक। अब आते हैं जनपद पंचायत में। अच्छा, जब मैं पूछूंगा कोई डाउट है तभी पूछना, बीच में कोई टोक के हाथ वाथ खड़ा मत करना, ठीक है? रिदम टूटता है। आगे मेरी बात सुनिएगा। जैसे हम ग्राम पंचायत में वार्ड बांटते हैं, वैसे ही जनपद और जिला में हम निर्वाचन क्षेत्र बांटते हैं। क्या बांटते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। याद रखिएगा। ग्राम के मामले बस में वार्ड कहेंगे, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के मामले में भी वार्ड कहेंगे, लेकिन जनपद और जिला के मामले में हम उसे वार्ड नहीं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और उसको नंबरिंग करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3, इस तरह से उसको क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। ठीक। तो जैसे हमने कहा था कि अगर 1000 की जनसंख्या है तो कितने वार्ड होंगे? 10। तो एवरेज कितना निकला था? 100 वार्ड पर 1। वैसे ही हम जनपद में कहते हैं कि यदि 50,000 की जनसंख्या है, जनरली 50,000 की जनसंख्या होगी तभी हम उसे जनपद पंचायत बनाएंगे। जनपद पंचायत को तुम सीधा समझो कि जिसको तुम इंग्लिश में ब्लॉक कहते हो वही तुम्हारा क्या है? जनपद पंचायत। हिंदी में विकास खंड कहते हैं, कई बार उसे मंडल भी कह देते हैं। ठीक है। इंग्लिश में सबके लिए एक ही वर्ड है, क्या?
ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक, तहसील, सब डिवीजन, तीनों में अंतर है। बहुत सारे बच्चे अंतर नहीं समझ पाते कि ब्लॉक क्या है, तहसील क्या है और आपका क्या है सब डिवीजन क्या है, तीनों अलग है। जिला के नीचे होता है सब डिवीजन, जिला के नीचे क्या होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन में कई विकास खंडों को मिला के बनाया जाता है, जिसको हिंदी में अनुविभाग कहते हैं। सब डिवीजन के अंडर में होता है आपका ब्लॉक या विकास खंड, ब्लॉक या विकास खंड। जनरली जो ब्लॉक होता है वही तहसील होता है, जनरली जो ब्लॉक होता है वही तहसील होता है। लेकिन यदि ब्लॉक की संख्या ज्यादा हो तो उस ब्लॉक में 2 या 3 तहसील भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक अ बिल्हा, जस्ट लाइक अ बिल्हा। बिल्हा एक विकास खंड है, एक ब्लॉक है, बट इसमें तहसील 2 हैं, बिल्हा और बिलासपुर। लेकिन यहीं पर आप तखतपुर जाओ तो तखतपुर एक ही ब्लॉक है और वही तहसील है, तहसील भी तखतपुर, ब्लॉक भी तखतपुर। मस्तूरी जाओ, तहसील भी मस्तूरी, ब्लॉक भी मस्तूरी। कोटा जाओ, तहसील भी कोटा, ब्लॉक भी कोटा। लेकिन जब तुम बिल्हा आओगे तो 2 तहसील, बिलासपुर और बिल्हा, पर ब्लॉक कितना, एक। तो ब्लॉक के अंडर में हम तहसील लेते हैं, पर दोनों का काम अलग अलग है, एंगल दोनों का अलग है। तहसील रेवेन्यू का काम करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट का काम करता है। ब्लॉक का काम क्या है, डेवलपमेंट, इसलिए हम उसको पंचायती राज के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, आपने किसी एक समिति के सिफारिश में पढ़ा था कि विकास कार्यों को अलग किया जाए राजस्व कार्यों से, इसीलिए आपने डीआरडीओ का भी नाम सुना होगा, रूरल डेवलपमेंट। वो वाला डीआरडीओ मत चल देना, मिसाइल बनाने वाला, ठीक है क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज होता है, डीआरडीओ समझ में आ रहा है, वो डीआरडीओ अलग है, डिफेंस वाला, वो वाले मत चल देना ना कि मिसाइल ब्रह्म फलना ढिकना में। तो खैर अपन यहाँ आते हैं। तो जनपद और जिला दोनों के लिए क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र। तो अब 50,000 की जनसंख्या पर 10 निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका एवरेज 5,000 की जनसंख्या पर कितना हो गया, एक। क्लियर, दिमाग काम कर रहा है। यदि 50,000 पर 10 तो एक कितना हो गया 5,000 पर। अब न्यूनतम जैसे ये 10 होता है वैसे ये भी न्यूनतम 10 ही होगा, लेकिन अधिकतम ये हो सकता है 25, अधिकतम हो सकता है 25। तो 25 गुणित आप 5 कर दो, 5 25 कितना हो गया, 25 पंचे 125, मतलब 1,25,000 के जाते तक आपका 55,000 के हिसाब से एक सीट बढ़ेगा। लेकिन 1,30,000 हो जाए किसी ब्लॉक का जनसंख्या तो भी कितना सीट रहेगा 25। 1,50,000 हो जाए तो भी कितना रहेगा, 1,40,000 हो जाए तो कितना रहेगा, 2 लाख हो जाए कितना रहेगा। तो क्लियर है, फिक्स कर दिया गया, न्यूनतम 10 अधिकतम 25, 5,000 के पीछे एक, तो 50,000 पर 10। लेकिन किसी ब्लॉक की जनसंख्या 47,000 है तो 10 ही रहेगा। किसी ब्लॉक की जनसंख्या 47,000 है, कोई हो सकता है अनुसूचित जनजाति वाला ब्लॉक होगा, जैसे पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक हो गया। अब वहां जनसंख्या की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। हो सकता है वहां 50,000 पूरी नहीं रहे लेकिन उसको ब्लॉक बना दिए हैं, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि 47,000 है तो नोट हो रहेगा 9,545, ऐसा नहीं होगा। वहां ब्लॉक में निर्वाचन क्षेत्र कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। लेकिन अब एक बात को ध्यान समझना, निर्वाचन क्षेत्र जब हम बनाते हैं जनपद का तो उसमें एक से अधिक गांव आ सकते हैं, क्योंकि जनरली एक गांव की जनसंख्या 1,000 1,500 होती है। पर मान लो 5,000 पर एक जनपद पंचायत बनता है, 5,000 पर एक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र बनता है। तो मान लो ए बी और सी को मिलाकर के 5,000 हुआ, तो तीनों गांव को मिलाकर एक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पक्का। उसी तरह से यहां पर 5 लाख पर, कितने पर बोल रहा हूं मैं, 5 लाख पर 10 निर्वाचन क्षेत्र, तो ये कितने पर एक हो गया, 50,000 पर एक हो गया। जैसे यहां पर 1,000 पर 10 था तो 100 पे एक हो गया, 50,000 पर 10 है तो 5,000 पे एक हो गया, और 5 लाख पर 10 है तो 50,000 पर एक हो गया। तो यदि किसी जिले की जनसंख्या 5 लाख या उससे कम है तो वहां न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्र कितने होंगे, 10। अब 50,000 के हिसाब से तुम गुणा कर लो, और अधिकतम हो सकता है कितना 35। तो 35 गुणित 50,000 कर लो, जितनी भी वैल्यू आएगी, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उतनी जनसंख्या पर 35 सीट होगा, मतलब 10 के बाद 5 लाख जनसंख्या के बाद एक सीट बढ़ाने के लिए 50,000 चाहिए, मतलब 5,50,000 पर 11, 6 लाख पर 12, 6,50,000 पर 13, 7 लाख पर 14, ऐसी बढ़ते 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 कितना सीट जाएगा 35। अब 35 गुणित तुम 50,000 कर लो, कितना हो रहा है 17,50,000, गलत मत जोड़ना ना, ठीक है 17,50,000। अब किसी जिले की जनसंख्या 18 लाख है तो सीट कितना रहेगा, किसी जिले की जनसंख्या 20 लाख है, कितना रहेगा
यहां तक बात समझ में आया? अब ये कहानी क्यों सुनाया? क्योंकि जो निर्वाचन क्षेत्र से जो चुना जाने वाला व्यक्ति होगा, जो चुना जाएगा, उसे कहते हैं जनपद पंचायत का सदस्य, और इसे कहेंगे जिला पंचायत का सदस्य। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये जनपद पंचायत का सदस्य और वो जिला पंचायत का सदस्य। अब जनपद पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष चुना जाएगा, मतलब जो जो मतदाता होंगे वो सीधे वोट देंगे और इनको चुनेंगे। जैसे आप वोट देने जाएंगे ना पंचायत में, अगर आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं तो आपको एक साथ 4 वोट देना होता है। पहला पंच, दूसरा सरपंच, तीसरा जनपद सदस्य और चौथा जिला पंचायत सदस्य। इसीलिए ये चुनाव वोटिंग मशीन में नहीं हो सकता है, हाँ बैलेट पेपर में होता है। कैसे आप 4 वोट डलवाओगे भाई एक साथ? आपको वोट तो अब ईवीएम उतना साल लाया नहीं जा सकता, तो वही निर्वाचन में काम नहीं किया, तुमको समझ में नहीं आएगा। क्यों यार, हम करके भुगत चुके हैं, हमको समझ में आ चुका है, आंख कान नाक सब बराबर हो चुका है। इसलिए तुमको जो बोलना है बोल लो। इसलिए मैंने कहा था कुछ बातें मैं स्पीकर को ऑफ करके प्रैक्टिकल बताऊंगा, तब बात करेंगे, ठीक है? तो यहां तक समझ लो ध्यान से, ठीक है भाई? तो सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। अब जिस दिन इनका पहला बैठक होगा, ठीक है, सब में बहुत अभी बहुत सारी बातें आगे बढ़ेंगे। जिस दिन पहला बैठक होगा उस दिन सदस्य लोग ही अपने में से एक सदस्य को क्या चुनेंगे? अध्यक्ष, और एक को क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष। तो मेन जो कार्य करने वाले लोग होंगे वो क्या होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जनरली यदि अध्यक्ष अवेलेबल है तो उपाध्यक्ष एक सामान्य सदस्य होता है, पर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष का काम क्या हो जाता है? सदस्य के समान काम करने को हो जाता है। उसी तरह से यहां पर भी लोग क्या चुनेंगे? अध्यक्ष और एक क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष। तो 3 लोग तो क्लियर हो गए जो जनपद और जिला पंचायत की संरचना में क्या होंगे? शामिल होंगे। अब आगे देखो, जैसे यहाँ शासकीय कर्मचारी कौन है? सचिव। शासकीय कर्मचारी कौन है? सचिव। वैसे यहाँ पर जो शासकीय कर्मचारी होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। समझ में आ गया? हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और यहाँ पर भी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? सीईओ। इसे क्या कहते हैं? सीईओ। बस ये है कि ये जो सीईओ होता है वो हमारा सीजीपीएससी से सेलेक्ट हुआ कोई व्यक्ति होता है, या तो सीधा वो मुख्य कार्यपालिका के पद पर ही सेलेक्ट हुआ होता है, या डिप्टी कलेक्टर के रैंक के किसी अधिकारी को हम सीओ का चार्ज पे दे करके उसे पोस्टेड करते हैं। अधिकांश जो डीसी हैं वो पहले सीओ का चार्ज पे काम करते हैं, फिर धीरे 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 उनका प्रमोशन होता है, फिर उनको एसडीएम तक पहुंचाया जाता है। कई बार उनको तहसीलदार का भी चार्ज देते हैं, रहता हो डिप्टी कलेक्टर है, फिर सीओ का चार्ज देते हैं, रहता हो डिप्टी कलेक्टर है, फिर फाइनल उसको पोस्टिंग मिलती है किसकी? एसडीएम। डिप्टी कलेक्टर का एक्चुअल वैल्यू तभी है जब वो क्या है? एसडीएम है। यदि वो एसडीएम नहीं है तो डिप्टी कलेक्टर फिर एक सामान्य क्लर्क की तरह काम कर रहा होता है कलेक्ट्रेट के भीतर। समझ में आ रहा है? उसका रियल रुतबा तब आता है जब वो क्या बनता है? सब डिवीजन ऑफिसर। उसी तरह से कलेक्टर का भी वैल्यू तभी है जब आईएएस का वैल्यू तभी है जब उसको किसी जिले का क्या बनाया जाता है? कलेक्टर। उसके पहले वो भी नॉर्मल किसी मंत्रालय में कहीं पर घिस रहा होता है। समझ में आया? तो मूल पद आईएएस होता है, मूल पद डिप्टी कलेक्टर होता है, कलेक्टर उसकी नियुक्ति है, एसडीएम उसकी नियुक्ति है, तब उसकी वैल्यू है, तब उसको पद का पावर मिलता है। ठीक है, तो अब समझना, तो पीएससी के थ्रू सेलेक्टेड होते हैं, और ये जो सीओ होते हैं ये जनरली कौन होते हैं? आईएएस होते हैं। और जब ट्रेनिंग आईएएस आते हैं या सीनियर आईएएस हो जाते हैं तो उनको फिर हम लोग क्या बनाते हैं? जिला पंचायत का सीओ बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से खेल शुरू होता है। अब ध्यान से समझना, यहां तक तो एकदम ये जगदीश होटल का कांदा बड़ा था, समझ आ गया? खाओ कभी जगदीश होटल का कांदा बड़ा? संतोष भवन खाए होगे। पहले तो ये पूछ रहे कि जगदीश होटल कहाँ है? कितने लोग को पता है जगदीश होटल? अरे यार, इस पूरे क्लास में जगदीश होटल किसी को नहीं पता? खैर तू तो बेटा बहुत घूम घूम खाता है, मैं तो कई बार देखते रहता हूँ। सन्नी, मैं तो दिन तक घूर के देख रहा था अकेले जा रहा है कि कोई और है। मैं 10 मिनट तक कार को रोक के विंडो को आधा झुकाए आधा बन के सन्नी देखता रहा। एक मौसा जी घुस रहा था, मैं देख रहा था कि अकेले आया है कि 10 मिनट बाद कोई और आती है। पर सन्नी क्या है ना, उस दिन सीता माता अग्नि परीक्षा में पास हो गया ये, इसलिए मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता। पर मौसा जी गया था ये। आगे सुनना, तो जगदीश होटल भी इसी रिसर्च का परिणाम तो नहीं है सन्नी? ठीक है, जगदीश होटल भर भर गोल बाजार के बीचों बीच है। वहां का कांदा बड़ा और वहां का पेड़ा सुना है, बहुत फेमस है। एक आध बार जगदीश होटल जाके खा के आओ, बहुत पुराना है? मिस कर दिए? क्या बिकते? फाफड़ा? हाँ हाँ हाँ,
वही वाला है, गोल बाजार के अंदर में। ठीक, चलो आगे बढ़े और ध्यान सुनना। अब पानी आ रहा है मुंह में यार, ठीक है, चलो आगे बढ़े। मन हो रहा था खा लिया जाए, शाम का टाइम ऐसे भी बिना खाए भी भेज दी घर से। चलो बढ़े आगे, इस टाइम कुछ खिला के भेजना था चाय के साथ। आगे बढ़ते, ध्यान सुनो। अब यहां से कहानी सुनो ली, ध्यान सुनना। अब जनपद पंचायत की संरचना में ग्राम पंचायत के सरपंचों को भी शामिल होने का अधिकार है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? ग्राम पंचायत के सरपंच को भी शामिल होने का अधिकार है। पर तुम सोचो कि एक ब्लॉक में बहुत सारे सरपंच होते हैं, मिनिमम 100-200 तो गांव होते ही होते हैं, तो 100-200 सरपंच होवे करेंगे। तो हर सरपंच को हर बैठक में तो बुलाया नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जनपद पंचायत का टोटल जो टर्म है, कार्यकाल है, वो 5 इयर्स का है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी सरपंच होते हैं, अपन समझाने के लिए 100 मान लेते हैं कि मान लो किसी ब्लॉक में 100 गांव हैं, तो सरपंच कितने होंगे? 100। ठीक है, अभी हम लोग बुक बना रहे हैं ना, तो कुछ कुछ बुकों को कंपेयर करने के लिए रखे हैं। कमल से एक बुक मंगाया, एक बुक आकाश से मंगाया। मतलब एक कहावत है कि किसी को मारना हो तो उन बुक का सजेस्ट कर दो कि पढ़ा दो। शायद मैं शुभम को कल बहा भी कि मैं यदि बच्चों को कहूंगा ना तो बच्चों को लगेगा सर बुराई कर रहे हैं। ईमानदारी से यार, मतलब न्यूनतम और अधिकतम लिखा है, मेरी बात को ध्यान सुनना। जैसे मैं आपको यहाँ पे न्यूनतम अधिकतम बताया, उस बुक में कॉलम बनाया, वो न्यूनतम 10 अधिकतम 20। तो यहाँ पर लिखा है पंच, न्यूनतम 10 अधिकतम 20। फिर पंच के नीचे कॉलम बनाया है सरपंच, न्यूनतम 1 अधिकतम 1। फिर कॉलम बनाया है उप सरपंच। मैंने कहा इसको तुरंत नोबेल पुरस्कार दिलवाओ, इससे बेहतरीन नोट्स हो ही नहीं सकता पंचायती राज का। अबे सरपंच एक ही रहेगा ना, उसमें न्यूनतम अधिकतम की बात ही क्या है भाई? अरे पंच ठीक है, कई तो होते हैं, तो कई 10 हो सकते हैं, कई 12 हो सकते हैं। ऐसे ऐसे नोट्स बनाने वाले महाप्रभुओं को धन्यवाद, बाकायदा लिखे रहते हैं फलना परीक्षा में आया, ढेकना में आया। और तुम पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए आया कि आकाश जो बैठता है, किसी बुलाऊंगा, सर हमारे यहाँ का सर अच्छा नहीं रहता है। मैं कहा ला बे, तू किसको अच्छा कहता है, ला देखता हूं मैं। अब मैं समझ गया कि तुम पास क्यों नहीं होते हो परीक्षा, मेरे कोई डाउट नहीं है। तुम अगर उस पुस्तक से 100 साल पढ़ोगे तो मुझसे ले लो, तुम 100 साल तक पास नहीं होगे। खुद सरस्वती तुम्हारे इधर और इधर आके बैठ जाए तो पास नहीं होगे। पास होने के लिए बहुत लिमिटेड कंटेंट को अच्छे से समझकर बार बार पढ़ना पड़ता है। मैं आज ही इसको बोला हूं कि यूर माइंड इज नॉट अ गार्बेज कैफे, कि तुम्हारा गार्बेज कैफे नहीं है। तुम अपने माइंड को गार्बेज, मतलब पागल हो गए भाई, कोई पैटर्न ही नहीं है कुछ भी। मतलब एक बार परीक्षा में ये पूछ दिया कि कितने राज्यों में, मतलब कुट बनाया कि निम्नलिखित राज्यों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, जिसमें हमारा सीजी भी शामिल है पंचायती राज में। संविधान कहता है, अभी 243D पढ़ाता है, एडवांस का क्वेश्चन बता दिया मैं आपको। तो संविधान कहता है 243D में कि महिलाओं को 33% तक आरक्षण राज्य दे सकता है पंचायतों में। पर हमारा राज्य एवं आगे बढ़ गया और उसने 50% रिजर्वेशन दिया। एक बार परीक्षा में ऐसा कोड बना के पूछ दिया, तो 2 बुक को मैंने कंपेयर करने के लिए मंगाया। एक बुक लिखा है कि वर्तमान में 8 राज्य में है। ठीक है, समझ में मेरे को डाउट हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर मैं बहुत सारा रिसर्च किया तो मिला कि 21 राज्यों में 50% ज्यादा आरक्षण है महिलाओं को। अभी समझ लो, तुमको ऐसी बात सुनते सुनते तुमको डेटा भी याद हो जाए। जाओ, भारत के 28 राज्यों में से 21 राज्यों में पंचायती राज में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? 50। एक डेटा ही में रेडी हो गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 50% ज्यादा आरक्षण है, 8 में, 2 में और 28 में, 21 में हो गया। अब उस बुक वाले ने पूरे 21 राज्यों की सूची लिखी है, ऐसे राज्य जहां पंचायती राज लागू है, ऐसे राज्य जहां पंचायती राज लागू नहीं है। ऐसा कैसे रटेगा कौन? एक बार पूछा है। और जब भी बनाई जाए तो कम को बनाई जाए, याद किसको करना है? जहां नहीं है
तो लिखो फलना 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 राज्य को छोड़कर शेष राज्यों में लागू है, याद हो जाएगा। फलना फलना समझ आ रहा है, केंद्र शासित में उल्टा लिखो, फलना फलना यूटी को छोड़कर शेष में लागू नहीं है। 2 लाइन का बात है, उसके लिए 4 पेज भर गया, 4 पेज भर गया भाई। मैं कहा वाह रे, मैं कहा रट कौन रहा होगा, और जो रट रहा होगा मैं उसको लिख के देता हूं, मेरे से नोटरी कर ले, वो परीक्षा पास नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या खोजी, उसको उसकी गलती नहीं है जो बुक छाप रहा है, आपकी गलती है, क्योंकि आप डिमांडिंग हो। मार्केट में वही बिकता है जिसकी डिमांड होती है, तो तुम तो माथे में लिखवा लो बेवकूफ, अगर इस तरह के गार्बेज को पढ़ रहे होगे तो, क्योंकि तुम्हारे डिमांड के बिना कोई भी बुक छापने वाला, क्योंकि हम तो बुक मार्केट में है ही नहीं, हम तो बुक छाप इसलिए नहीं रहे कि हमको मार्केट में बेचना है, हम तो बुक इसलिए छाप रहे हैं कि आपको देना है। ये पढ़ाते समय हम आपको नहीं नोट करवाते, तो आपको देना है। एक्चुअली पहले मैं इसी को पढ़ा के नोट करवाता था, पर धीरे धीरे बच्चे क्रिटिसाइज करने लग गए, यहाँ नोट्स नहीं देते, ये नहीं करते, तो मैंने लिखवाना बंद कर दिया। उल्टा मेरे समझ आ जाता था, अब ले इसी में लिखा रहता, उसको घोष घोष के बता देता हूँ, अल्ले धर बुक जा रट अपने घर में, जबकि उस पैटर्न में ज्यादा याद होता था, ऐसा मेरा मानना है। पहले समझाए, अगले दिन लिखवाए, बच्चा रफ में लिखता था, घर जाकर उसको फेयर करता था, फेयर करते करते तक उसको एक राउंड 80% कंटेंट याद हो जाता था, ठीक है। और उसके बाद फिर वो फिर से एक बार पढ़ता था, अगले दिन आता था, मैं उसको टप्पा टप्पी पूछता था, डंडे से उसको मारता था तो भागने लगे, मैं मारना छोड़ दिया, मैं लिखवाना छोड़ दिया। एक टॉपिक 5 चरण से गुजरता था, समझाना, रफ में लिखना, फेयर में लिखना, एक बार रिवीजन करना, अगले दिन फिर सर से पूछना। 100 बच्चे से 100 बार क्वेश्चन पूछोगे तो सारे टॉपिक कवर हो गए, ठीक है, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया, पर बाकी 90 से जब पूछा गया तो आपको सुनाई तो दिया कि बहरे तो नहीं थे, बैठ गया दिमाग में। पर बच्चा कोढ़िया है, उसको पढ़ना बस नहीं है, चोचला सब करना है। समझ में आ रहा है बात? मेरे पुस्तक मिल जाए तो हे सरस्वती माता का होगा घुस जाएगा, छप जाएगा, मार्केट में पूरा भरा पड़ा है, ले आओ पुस्तक खरीद के पढ़ लो, हो जाओ सिलेक्शन। तो चंजी क्या बात है, तो ना थोड़े भ्रम, इसलिए मैं आपको मार पीट के नोट्स बनवाऊंगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन मैं नहीं देख के बनवाता तो तुम मेरी आलोचना करते, इसलिए नोट्स दूंगा और नोट्स बनवाऊंगा। और नहीं दोगे, नहीं बना के दोगे नोट्स, तो फिर यही घुटना मुड़वा के 1-1 घंटे इतना मारूंगा कि सोच लिए रहना। आपको भली भरा सामान्य लग रहा है, मैं पहले अलर्ट कर चुका हूं, एक बच्चे का नोट्स नहीं मिला तो सोच लिए रहना। क्लियर हुआ? और उससे मेरा फायदा नहीं, आपका फायदा है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा कैसे फायदा है, इसलिए लिखना शुरू कर देना कीवर्ड्स में। आगे बढ़ते, ध्यान से देखो। तो सरपंच कितने भैया? 100। ईयर कितना है? 5। ये माना हुआ है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया? 20। यदि हम 20 सरपंच को मान लो डिसाइड कर दिए, अपन काउंटिंग कर दिए 1 से लेकर 100, तो 1 से लेकर के 20 सरपंच को हम पहले साल के लिए जनपद पंचायत के बैठक में शामिल होने दे दिए। उसके बाद फिर हम 21 से लेकर 40 तक के सरपंच को हम दूसरे साल के लिए दे दिए। फिर इसी तरह से 41 से 60 को तीसरे साल, 61 से 80 को चौथे साल, और 81 से 100 तक को 5वें साल। तो हर सरपंच जनपद पंचायत की संरचना में शामिल हो गया, पर सिर्फ कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। पर 1 साल के लिए कितने सरपंच शामिल हुए? परसेंटेज में कहूंगा तो 20%, और अगर उसको बटे में कहूंगा तो 1/5। इसी 1/5 को हिंदी में हम 1/5 ना कह के 1/5 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/5। तो हम यहां पर लिखेंगे बगला, पहला क्या हो गया? सदस्य, दूसरा क्या हो गया? अध्यक्ष, तीसरा क्या हो गया? उपाध्यक्ष, और चौथा कहेंगे 1/5, मतलब 1/5। क्या कहेंगे? 1/5 हो गया सरपंच। 1/5 सरपंच कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। और 1 वर्ष के बाद उसको दोबारा फिर 4 साल तक मौका नहीं मिलता। समझ में आया? मतलब जो पहला साल आएगा वो आखिरी के 4 साल नहीं रहेगा, जो दूसरा साल आएगा वो पहले के 1 साल और बाद के 3 साल नहीं रहेगा, जो तीसरा साल आएगा वो शुरू के 2 और आखिरी के 2 नहीं रहेगा, जो चौथे आएगा वो शुरू के 3 आखिरी के 1 नहीं रहेगा, जो 5वें आएगा वो शुरू के 4 नहीं रहेगा। कहानी सबको समझ में आया? तो कुल मिलाकर कितने साल के लिए रहेगा? 1 साल के लिए। एडीओ बनना चाहते हो लक्ष्मी, ध्यान से पढ़े रहना, ये बहुत घुमा घुमा के पूछेगा, जिसको भी एडीओ बनने का शौक है दिमाग गोल गोल घूमेगा, ठीक है। बढ़े आगे, फिर आगे देखिएगा। और ये अगर इसको समझे हुए हो तो इसको कोई रटने का आवश्यकता नहीं। जब सबसे अच्छी बात है कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायती राज की,
समझ गए? तो रटना नहीं है, यह इतिहास नहीं है जहां रटते रहो अकबर कब आया, कब मरा, कब मारा, कब काटा, ये मैथ्स की भांति है। फिर देखिए पांचवा, अब ये फिर एक जटिल पॉइंट है, ये सबको समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से मैं समझाता हूं। इसमें से कितने ऐसे लोग हो जो लोग लोकल बिल्हा, बिलासपुर या बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के हो? बिल्हा, बेलतरा, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के हो? पक्का? ठीक, देखो ध्यान से। जनपद पंचायत की संरचना में सदस्य शामिल होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ और एक पंचमांश सरपंच। कई बार इसको घुमाने के लिए परसेंटेज में लिखेगा तो भूलना मत, 1/5 ना लिखे कितना लिख देगा, 20% सरपंच एक वर्ष के लिए। हो गया? अब मेरी बात को सुनना, अब इसमें विधायक भी इसकी संरचना में शामिल होता है। कौन शामिल होता है? विधायक। लेकिन इसको विधायक नहीं लिख करके लिखेगा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य लिखेगा। क्या लिखेगा? विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। इंग्लिश में बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये क्या कहता है? ऐसा विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र किसी ब्लॉक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात अंशतः या पूर्णतः स्पर्श करता हो उसकी संरचना में शामिल होगा, मतलब कंप्लीटली एंड पार्शियली। अब मैं रिपीट करता हूं, पहले ध्यान से समझो। ब्लॉक अलग होते हैं, ये चलो ये ब्लॉक है मान लेते हैं, मैं कुछ ब्लॉकों को लिखता हूं। ठीक, इस ब्लॉक को मैं नाम देता हूं बिल्हा। क्या नाम दिया? बिल्हा। और इस ब्लॉक को नाम देता हूं मैं पथरिया। क्या नाम दिया? पथरिया। और यहीं से एक कनेक्टेड ब्लॉक है जिसका नाम है तखतपुर। TKT लिख देता हूं, तखतपुर। समझ गए आप? ये 3 ब्लॉक का उदाहरण देकर समझाता हूं। ठीक, आपके भी ब्लॉक का अगर नाम आएगा बताना, मैं उसको एग्जांपल दे दूंगा। अब देखिए मैं जो डायग्राम बनाऊंगा समझिएगा। ये जो येलो में डायग्राम बना है वो ब्लॉक का एरिया है। ये बिल्हा ब्लॉक का एरिया है, ये पथरिया ब्लॉक का एरिया है और ये तखतपुर ब्लॉक का एरिया है। मैं इसको ना पहले एक बार फिर से अरेंज करता हूँ फिर समझाते हैं, क्योंकि बिल्हा थोड़ा बड़ा है तो हम इसको, अरे यार वो भी उड़ जाएगा, इसको थोड़ा ऐसा, बिल्हा को ऐसा बना दिए। ठीक है भाई, ये बिल्हा ब्लॉक का आपका बाउंड्री लाइन है। हो गया? अब देखिए इन ब्लॉकों को हम विधानसभा क्षेत्र में बांटे होते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? कितनी है? 146, 146। तो कितना बोला भाई? 146। और विधानसभा कितने हैं? 90। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ 2 या 3 ब्लॉक ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही विधानसभा में घुस गए होंगे। पक्का ना? इसका मतलब ये निकला जो ब्लॉक होता है वही विधानसभा नहीं होता। दिमाग में घुस रहा है बात? छत्तीसगढ़ में ब्लॉक कितने हैं? 146। पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है वो कितनी है आपकी? 90। इसका मतलब हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया के अंदर में 2-3 ब्लॉक भी हो सकते हैं, मतलब विधायिका के क्षेत्र में 2-3 ब्लॉक भी हो सकते हैं। पर कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो ब्लॉक भी हैं और वही उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया भी है, जैसे कि तखतपुर। इसलिए मैं तखतपुर को लिखा। तखतपुर जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक को मैं आपके पर्पल कलर से घेरा हूं, समझिए कि वही आपका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। तो तखतपुर ब्लॉक का एरिया में तखतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी भी शामिल है। जितना दूर तखतपुर ब्लॉक का आपका क्षेत्र है उतने दूर में तखतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी भी आता है। तो तखतपुर आपका ब्लॉक भी है, समझ में आ रहा है, और तखतपुर विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक, जहां के विधायक धर्मजीत सिंह जी हैं। अब लेकिन आप यहां पर देखिएगा आपका बिल्हा ब्लॉक, तो जो बिल्हा ब्लॉक है इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपका बिल्हा को हम 3 भागों में बांटते हैं, नॉर्थ बिल्हा, साउथ बिल्हा, मिडिल बिल्हा। बिल्हा इतना बड़ा ब्लॉक है, एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसको 3 भाग बांटते हैं, नॉर्थ, साउथ एंड मिडिल। और नॉर्थ और साउथ को दोनों को बांटने वाले में समझिएगा आपका साउथ को अलग करता है आपका तिफरा का ओवरब्रिज, तिफरा का ओवरब्रिज, और हमारा इधर एरिया थोड़ा सा अरपा को मान लेते हैं ऐसा। ये देखिए, अब जो नॉर्थ बिल्हा है ये ब्लॉक तो बिल्हा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में कहलाता है बेलतरा। क्या कहलाता है? बेलतरा, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र। और जो बीच का जो बिल्हा है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कहलाता है बिलासपुर। क्या कहलाता है? बिलासपुर।
और जो आपका नीचे का जो बिल्हा है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्हा ही कहलाता है, ठीक। लेकिन जो नीचे का बिल्हा है ये थोड़े से पथरिया को भी अपने एरिया में लेके बैठा है, कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में। तो बिल्हा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बिल्हा का दक्षिणी भाग प्लस पथरिया ब्लॉक का भी थोड़ा सा भाग आता है, और पथरिया का जो बाकी ब्लॉक है, पथरिया का जो बचा हुआ ब्लॉक है ये मुंगेली कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाता है। अब ये जो बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुंगेली ब्लॉक है, समझो। ये तो पथरिया हो गया, और इधर जो एरिया है, ठीक है, वो क्या हो गया मान के चलिए, ये आपका मुंगेली हो गया। और मुंगेली और पथरिया का आधा, मुंगेली का पूरा और पथरिया का आधा, दोनों मिलकर बनाए मुंगेली विधानसभा। क्या बनाए? मुंगेली विधानसभा। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? पक्का? अब मेरी बात को समझिए। जो बिल्हा ब्लॉक होगा, बिल्हा ब्लॉक, तो बिल्हा ब्लॉक में कितने आपके विधायक हो गए? 3। कौन कौन सा? एक आपका सुशांत शुक्ला जी, एक हो गए अमर अग्रवाल जी, और एक हो गए कौन? आपके धर्मलाल कौशिक जी। इन तीनों के तीनों बिल्हा जनपद पंचायत की संरचना में शामिल होंगे, क्योंकि इनका विधानसभा का क्षेत्र क्या करता है? उस ब्लॉक के सीमा को स्पर्श करता है, लेकिन पूर्णतः स्पर्श करता है। परंतु अमर अग्रवाल जी इसकी संरचना में शामिल होने के अधिकार नहीं रखते, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में एक भी ग्राम पंचायत नहीं आता। वो पूरी तरह से अर्बन क्षेत्र के विधायक हैं। अगर उनके पूरे बिलासपुर विधानसभा में एक कोंटानी में भी एक ठो ग्राम पंचायत आ जाता तो वो बिल्हा जनपद पंचायत के संरचना में शामिल होते। इसी को मैं कहता कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र का अंशतः किसी ब्लॉक को स्पर्श करता हो तो वह उसकी संरचना में शामिल होगा, पर ये कंप्लीटली नहीं करता। पूरा का पूरा उनका एरिया नगरी है, इसलिए उनको बिल्हा जनपद पंचायत की संरचना में शामिल होने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप बेलतरा वाले का देखो, बेलतरा वाले का आधा नगर निगम है, आधा ग्राम पंचायत है। सरकंडा भी हमारे जो है बेलतरा विधानसभा में आता है, पर ये नगर निगम है। अब बहतराई चले जाओ, नगर निगम है। मंगला चले जाओ, नगर निगम है। लेकिन जैसे ही बहतराई को पार करो बिजौर आता है, जहां ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल है, वो आपका ग्राम पंचायत है, और विधानसभा क्या है? बेलतरा। तो बेलतरा का विधायक बिजौर ग्राम सभा या बाकी ऐसे ग्राम पंचायतों के नाम से बिल्हा जनपद की संरचना में क्या होगा? शामिल होगा, सदस्य होगा। और ये तो पूरा 100% ग्रामीण है, कौन सा? बिल्हा वाला। अब लेकिन बेलतरा का विधायक केवल बिल्हा के संरचना में शामिल होगा, पर बिल्हा का विधायक बिल्हा जनपद के संरचना में भी शामिल होगा और पथरिया जनपद के भी संरचना में शामिल होगा, क्योंकि उसका अंशतः विधानसभा क्षेत्र बिल्हा जनपद को टच करता है और अंशतः विधानसभा क्षेत्र पथरिया को टच करता है। उसी तरह से मुंगेली का जो विधायक होगा वह मुंगेली जनपद के संरचना में भी शामिल होगा और पथरिया जनपद के संरचना में भी शामिल होगा। लेकिन तखतपुर का जो आपका विधायक होगा वो सिर्फ तखतपुर की संरचना में ही शामिल होगा, बाकी किसी की संरचना में शामिल नहीं होगा। तो यदि किसी विधायक का विधानसभा क्षेत्र जितने जनपद पंचायत को टच करेगा, चाहे अंशतः या पूर्णतः, अंशतः मतलब पार्शली और पूर्णतः मतलब कंप्लीटली, उन सभी ब्लॉक के संरचना में वह सदस्य शामिल होगा। क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है? विधानसभा क्षेत्र का सदस्य जितने जनपद पंचायत को अंशतः या पूर्णतः उसका क्षेत्र शामिल टच करेगा, उतने सब की संरचना में वो शामिल होगा। मतलब उन जनपद पंचायत के बैठकों में इनको भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पर बेसिकली ये जाते हैं नहीं, इसीलिए तुमने अपने ब्लॉक के किसी न किसी एक नेता को ऐसा गाड़ी के सामने नेम प्लेट लगा के घूमते देखा होगा, विधायक प्रतिनिधि। इतना ठल्हा आदमी है, जाएगा जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने, तो उसकी ओर से एक प्रतिनिधि जाता है, वो विधायक प्रतिनिधि है, वो सांसद प्रतिनिधि है। समझ में आ गया बात? आपने देखा होगा लाल कलर का बड़ा सा लगा के घूमते रहता है, लोकल आदमी रहता होगा आपके बीच का, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, इन्हीं लोग हैं। तो अभी इनके दो प्रतिनिधि होंगे, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ। इनके दो प्रतिनिधि होंगे, एक तो यहाँ, इनको यहाँ, इनके किट होंगे यहाँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? पक्का?
खत्म जनपद पंचायत की संरचना, कोई डाउट है? नहीं ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जिला पंचायत की संरचना में आते हैं। ये एक दिन उस दिन कहाँ खत्म होता है यार, इसीलिए मैं बोला था कि भैया समय लो पर क्लियर करो। अब यही टॉपिक फिर आएगा एक बार, यही टॉपिक फिर आएगा एक बार जब हम अध्याय 3 पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अध्याय 3। पंचायती राज में 11-15 अध्याय पढ़ाऊंगा, तो अध्याय 3 में फिर यही आएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तब मैं बोल दूंगा पंचायतों की संरचना पढ़ा चुका हूं, आगे बढ़ो। पक्का? जो पीडीएफ बना हुआ है सुधरवा रहा, उसी में गोद के बता दूंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना भाई? तब समझ में आ जाएगा। रिकॉल करना, उस टाइम मैं इतना डूब के नहीं समझाऊंगा। अब देखिए, सदस्य हो गया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सी हो गया, चारों तो रहबे करेंगे, तो चारों परमानेंट एलिमेंट है। अब देखिए, जैसे सरपंच जनपद की संरचना में शामिल हुए, वैसे जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की संरचना में क्या होंगे? शामिल होंगे। अब आप बिलासपुर को समझ लो, जैसे बिलासपुर हमारा जिला है, 4 जनपद हैं, बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी, कोटा। भाई बिलासपुर में चार ही जनपद पंचायत है, विधानसभा 6 है, क्योंकि बिल्हा 1 के बजाय 3 बन जाता है, तो एक ठो तखतपुर, एक ठो कोटा, एक ठो मस्तूरी, और बिल्हा अपने आप में 3 ठो है। तो बिलासपुर जिला में ब्लॉक 3 है, सॉरी 4 है, पर विधानसभा क्षेत्र 6 है। बिलासपुर जिला में 6 विधायक है। तुम्हारी नौकरी लगे तो भगवान से बनाना कि बिलासपुर पोस्टिंग मत लेना, सुखी नौकरी करना है तो, सुखी नौकरी करना है तो। मैं थोड़ा सा बंद करके अब समझाता हूं, ऑनलाइन वाले शांत रहना। बात खत्म करते हैं। अब आते हैं जनपद पंचायत की संरचना में। किसमें आते हैं? जिला पंचायत की संरचना में। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें मैं आपको और बताऊंगा इसके मामले में, जिसको क्लोज ही नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? तो भाई जनपद पंचायत 4 ठो है, चारों जनपद पंचायत के अध्यक्ष बिलासपुर जिला पंचायत की संरचना में क्या होंगे? शामिल होंगे। तो जिस जिले में जितने ब्लॉक होंगे उतने वहां पर क्या होंगे? ब्लॉक के प्रेसिडेंट होंगे। वो ब्लॉक के प्रेसिडेंट उसकी संरचना में क्या होंगे? शामिल होंगे। तो जिला पंचायत की जब बैठक होगा तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष, और यहां पर कोई एक पंच पांच वाला कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि यहां पर उनकी संख्या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। लोरमी के मामले में देखो कितने लोग होंगे, एक तो मुंगेली का, एक तो पथरिया का, एक तो खुद लोरमी का। 3 ठो जनपद तो 3 ठो अध्यक्ष। तो 3 ठो अध्यक्ष के लिए क्या एक पंचमांश सचमांश कहेगा? वो कुछ होना ही जाना नहीं है। नारायणपुर जैसे मामले में तो एक 2 ही ठो विधान विकास खंड है, तो 2 ठो बेचारा आएगा जनपद का अध्यक्ष, उसके लिए क्या एक पंचमांश? तो सरपंच के मामले में है 1/5, पर जिला पंचायत के मामले में जनपद पंचायत का सभी अध्यक्ष क्या होंगे? शामिल होंगे। समझ में आ रहा है बात? तो आप लोग को लगता जरूर है, पर यहाँ का जो अधिकारी होता है वो कांटों के ताज पे बैठता है। किसे बैठता है? कांटों के ताज। ऊपर से फिर यहाँ पे व्यापारी भी तो होंगे। अच्छा, मैं तो सबसे मेन चीज को बताना भूल गया, जो सबका बाबा है। बाबा, आप बाबा बन गए, बताता हूँ।
इस बात को याद रखना। पर ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं पैशन के साथ यदि नौकरी का चुनाव करोगे तो करने में मजा आएगा। जब हम बेरोजगार रहते हैं तो लगता है कि कुछ भी मिल जाए कर लूंगा, पर लगने के बाद लगता है कि मैं कुछ भी और कर सकता हूं, इसको छोड़ूंगा, पर नहीं होता है। फिर जीवन में घुट घुट के करो नौकरी, जैसा भी करो पर करना पड़ता है। ठीक है भाई। जनपद पंचायत की क्या हो गए आपके अध्यक्ष। अब आगे देखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। अगला आएगा आपका विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य। अब मुझे बताओ बिलासपुर जिले में कितने विधायक। कैसे हो यार, अभी बताया हूं 6। बिलासपुर जिले में कितने विधायक 6। एक तखतपुर का, एक कोटा का, एक मस्तूरी का, एक बिल्हा, एक बेलतरा, एक बिलासपुर। अब मुझे बताओ विधानसभा के 6 सदस्य हैं, कितने लोग इसमें शामिल होंगे। दिमाग लगाओ। 6 विधायक है बिलासपुर जिले में, पर बिलासपुर जिला पंचायत के बैठक में कितने विधायक शामिल होंगे 5 ना। क्यों, एक जन के विधानसभा क्षेत्र में एक भी ग्राम पंचायत नहीं है। पूरी तरह से उनका विधानसभा क्षेत्र कैसा है, नगरीय है, इसलिए उनकी संरचना में शामिल नहीं होंगे। तो सिर्फ कितने लोग शामिल होंगे 5, जबकि विधायक कितने हैं 6। दिमाग काम कर रहा है। तो ऐसा विधायक जिसका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः नगरीय हो, अर्बन हो, वह किसी की संरचना में शामिल नहीं होगा, न जनपद न ही जिला। पक्का। अगला अब देखो, अब आते हैं सांसद। क्या आते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सांसद भी 2 तरह के होते हैं। सांसद भी कितने तरह के होते हैं 2 तरह के। एक क्या होता है लोकसभा का, एक क्या होता है भाई लोकसभा का, और एक क्या होता है राज्यसभा का। लोकसभा का और राज्यसभा का। मैं ना पहले नहीं ऐसा ऑफ करता था, बोलता था, पर मुझे पता चला कि कुछ बच्चे सार्वजनिक रूप में देख के आजकल ऑनलाइन क्लास पढ़ते रहते हैं, यानी पापा मम्मी को दिखाते रहते हैं, देखो ऐसा हुआ। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सुनते ठीक है, मतलब मम्मी पापा को दिखाते रहते हैं, मम्मी पापा लोग भी देखते रहते हैं उनके। एक मम्मी का फोन आया तो मेरे को समझ में आया ना, मनोज पटेल का एक लड़का पढ़ता था, उसकी मम्मी पर्सनल कॉल की मुझे और इतना सारा दुआ आशीर्वाद दी होगी मुझे कुछ सीमा नहीं है, मैं समझ ही नहीं पाया। आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हम ऐसा कर रहे हैं। मैं कहा क्या हो गया, मैं कहा इतना अच्छा इंसान मैं कब से हो गया, मैं बहुत देर तक डाउट हो गया था मेरे को, समझ आ रहा। फिर मुझे पता चला शक्ति का लड़का था, ऑनलाइन पढ़ता था, मनोज कुमार पटेल, तो जानते हैं ना, उनकी मम्मी मेरे को बहुत देर तक वो विश करती रही कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा समझाते हो, ये वो, हमारे टाइम में आप जैसा कोई पढ़ाए होते तो हम भी हो जाते। मैं कहा बस 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 बस, अब थम जाओ थम जाओ, समझ आ रहा बात। तो ये ठीक है, तो मुझे समझ में आया सारी बात, इसलिए मैं उस दिन से सचेता कि अपन कुछ भी कह देते हैं कभी कभी, हमको ये लगता है क्योंकि हमारा ऑफलाइन पढ़ाने का आदत है ना, ये हमारे लिए जी का जंजाल है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखिए, सांसद में 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा और एक क्या होता है राज्यसभा। तो जो लोकसभा जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है जैसे कि विधानसभा का है, पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता। देखो यहां से फिर एक फैक्ट याद रख लो जो कॉन्स्टिट्यूशन में काम आएगा। लोकसभा के सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ फिक्स एक एरिया है वैसे ही, पर राज्यसभा के सांसदों का कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, सिर्फ उनकी सीटें होती हैं बस। तो आप नहीं नहीं वैसा नहीं, कहीं से वाला बात तो अलग है। जैसे तुमको कोई बोले कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितनी सीटें हैं 11, तो तुम बता सकते हो भाई सरगुजा, जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर। पर छत्तीसगढ़ में तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ले बता कौन कौन सी 5। जैसे गिन रहे थे सरगुजा, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, ऐसा गिनो नहीं, क्योंकि उसका कोई एरिया ही नहीं है। बस 5 मेंबर छत्तीसगढ़ से जाएंगे, बस यही डिसाइडेड है, पर एरिया डिसाइडेड उसके लिए नहीं है। तो अब लोकसभा का जो सांसद होगा उसके लिए भी सेम नियम कि उसका निर्वाचन क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः उस जिले को टच करता हो। जैसे यहां पर क्या बोले थे कि विधानसभा क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः जनपद को टच करता हो, वैसे ही हम लोग कह रहे हैं कि भाई यहां पर अंशतः या पूर्णतः किसको टच करता हो, जिला को। छत्तीसगढ़ में जिले कितने और लोकसभा क्षेत्र कितने, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लोकसभा क्षेत्र में कई जिले समाहित हो जाती होंगी। तो एक लोकसभा क्षेत्र जितने जिलों को टच करता होगा अंशतः या
पूर्णतः वो उस जिले की संरचना में शामिल होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, बिलासपुर लोकसभा को देख लो, हमारा लोकसभा क्या है, बिलासपुर। तो बिलासपुर लोकसभा के भीतर में आपका सबसे पहले घुस गया बिलासपुर, घुसा, फिर घुस गया आपका जीपीएम, और फिर घुस गया आपका मुंगेली। तो बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम, मतलब हमारा जो सांसद तोखान साहू जी हैं, वो तीनों की संरचना में शामिल होने का अधिकार रखते हैं। बिलासपुर जिला पंचायत, मुंगेली जिला पंचायत और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पंचायत। लेकिन कोरबा लोकसभा का थोड़ा सा क्षेत्र हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही के एरिया को भी टच करता है। तो कोरबा की जो सांसद होंगी, है अभी है कि होंगी, है ना, ज्योत्सना महंती है ना, कौन है, ज्योत्सना महंती। तो कोरबा की जो सांसद होंगी वो दोनों जगह की संरचना में शामिल होंगी, कोरबा के जिला पंचायत के संरचना में भी और गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला पंचायत के संरचना में, क्योंकि उनका पूर्णतः क्षेत्र आता है कोरबा और अंशतः क्षेत्र आता है जीपीएम। अंशतः क्षेत्र क्या आता है, जीपीएम। तो समझ में आ गया। तो एक सांसद का निर्वाचन क्षेत्र जितने जिले को अंशतः या पूर्णतः टच करेगा, उन सब में वो क्या होगा, शामिल होंगे। पक्का, अरे पक्का भाई, समझ में आ गया। अब आ जाता है कौन, राज्यसभा का सांसद। तो राज्यसभा का जो सांसद होगा उसका कोई निर्वाचन क्षेत्र तो होता नहीं, तो राज्यसभा के सांसद का नाम जिस जिले के मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में होगा, उस जिले की संरचना में शामिल होगा। समझे कि नहीं समझे। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से है तो उसका कोई इलेक्शन एरिया तो होता नहीं है कि कोई जिला को छुएगा तो जाएगा वाला, तो उसका कोई इलेक्शन एरिया नहीं है, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो जिस जिले के वोटर लिस्ट में उसका नाम होगा, उसी जिले के बस जिला पंचायत की संरचना में वो शामिल होने का अधिकार रखेगा, बाकी में नहीं। भाई किसी ना किसी जिले के वोटर लिस्ट में तो उसका नाम होगा, चाहे यहां का हो चाहे बाहर का हो। तो राज्यसभा का सांसद का वोटर लिस्ट में नाम जिस जिले में होगा, उसी जिले के संरचना में या कंपोजिशन में वो शामिल हो सकेगा। कोई डाउट है यहां तक, पक्का नहीं है किसी को, तो ये पूरा का पूरा जनपद पंचायत की संरचना खत्म। ठीक है भाई, एकदम क्लियर हो गया सबको। अब आगे कोई डाउट है पूछो, नहीं तो मैं अगला 243 डी में जाऊंगा। किसका, इसका कैसा रोल, मतलब हाँ तो काम वही करेगा, काम वही करेगा। पर एक बात समझ लो, फिर तुम्हें एडवांस का डाउट है, अध्यक्ष यदि अनुपस्थित है तो, जब कोई डाउट पूछता है ध्यान सुना करो। अध्यक्ष की दो बातें हैं, एक हो सकता है अनुपस्थित होना, एक होता है रिक्त होना, अब्सेंट एंड वेकेंट। अध्यक्ष यदि अनुपस्थित है, बीमार है, नहीं आ पाया, घर में शादी ब्याह है, नहीं आ पाया, किसी काम से बाहर गया है, नहीं आ पाया, तो उपाध्यक्ष उसका काम करेगा। लेकिन अगर उसका पोस्ट विकेंट हो गया, लाइक रिजाइन दे दिया, उसे हटा दिया गया, समझ में आ रहा है बात ना। इस तरह से किसी चीज में हुआ, निलंबन हो सकता है, बर्खास्त हो सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, कई ऑप्शंस हैं रिक्ति के, तो मर सकता है। किसी भी कंडीशन से यदि पोस्ट विकेंट हुआ तो उस कंडीशन में स्थानापन्न अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, स्थानापन्न अध्यक्ष। अब उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट कह सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कह सकते हैं, स्थानापन्न अध्यक्ष कह सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, तो वो काम करेगा। ओके, तो नॉर्मल टाइम में उपाध्यक्ष अध्यक्ष काम करता है, यदि अध्यक्ष पद पे है पर उस दिन नहीं प्रेजेंट है तो, अब पद खाली हो गया तो फिर उसके पास शक्ति नहीं है। और कोई डाउट है भी, वहां के बैठक में भाग लेने की शक्ति, ठीक है। पर विधायक और सांसद जाते नहीं, मैं पहले ही बता दिया, उनके कौन जाते हैं, प्रतिनिधि। क्लियर हुआ। मैं 243 डी शुरू करूं, आसान है, छोटा है, खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। बाबू लोग काम नहीं, शामिल नहीं होते संरचना में, ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग हैंड्स है। हाँ मतदाता, हाँ हाँ, वो सरकारी कर्मचारी है, उसको राज्य सरकार नियुक्त करती है। हाँ इसमें बस
ही कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हारे मन में और क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? ठीक है, ओके। और किसी को डाउट तो नहीं कुछ? देखिए 243D खत्म करता हूँ बटन मार, फिर जाना है, कुछ दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डांट खा लेना नाचपति से। देखो 243D, हम रोज अपनी पत्नी से डांट खा सकते हैं, तो तुम पति से क्यों डांट नहीं खा सकती हो? चलो बढ़े आगे, ठीक है भाई। हाँ, सामाजिक संरचना के हिसाब से तुम्हारा डांट खाना जायज है, ठीक है। बढ़े आगे, ध्यान से देखो 243D, पंचायतों में आरक्षण। अब मैं पंचायतों में आरक्षण कर रहा हूं, मतलब तीनों लेयर के लिए एक साथ ना, पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। पति खैर तुमको नहीं डांटता होगा, तुम्हारे सास ससुर डांटते होंगे, है ना? नहीं डांट, तुम्हारी मम्मी खैर मेरे को बोल रही थी उस दिन, 2 दिन नहीं आए हैं बाबू, जा ही बस, ऐसे अगर बोलते। इनकी मम्मी मिली थी, सास मतलब सास थी ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते, ध्यान से देखो। तुम भी कह रहे हो कहाँ कहाँ खोजी प्रवृत्ति का आदमी है, किसी के माँ से बात कर लेते हैं, किसी के सास से कह रहे होगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, आरक्षण की बात करते हैं तो ध्यान सुनना। आरक्षण का आधार क्या है बोलेगा तो जनसंख्या, ठीक है। तो पंचायतों में आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सिर्फ 2 वर्गों को है, एससी और एसटी। फिर से रिपीट बोल रहा हूं, पंचायतों में आरक्षण सिर्फ किसको है? एससी और एसटी को। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अगर किसी गांव में एससी एसटी की जनसंख्या 50% है, एससी एसटी दोनों को मिलाकर जनसंख्या कितने परसेंट है? 50%। तो 50% की जो रिजर्वेशन है एससी एसटी को दिया जाएगा भाई, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एससी एसटी रिजर्वेशन 50% ज्यादा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन एससी एसटी की 50% से कम है, 50% से कम है, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी ग्राम पंचायत में जनसंख्या एससी एसटी की 50% है, तो एससी और एसटी को कितना रिजर्वेशन होगा? 50%, और किसी को आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि 50% के ऊपर हम बढ़ नहीं सकते, रिजर्वेशन का एक टारगेट है। लेकिन अगर ये जनसंख्या 50% से कम है, किसी भी कारण से क्या है? कम है, उस कंडीशन में एससी एसटी के अलावा एक और वर्ग को आरक्षण मिलेगा जिसका नाम है ओबीसी। पर ओबीसी को अधिकतम रिजर्वेशन मिल सकता है 25%। कितना परसेंट? 25%। अब मैं इसको एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो किसी जगह पर एससी एसटी की जनसंख्या 40% है, तो उस कंडीशन में ओबीसी का रिजर्वेशन होगा 10%। कहीं पर 30% है तो कितना होगा? 20%। लेकिन कहीं पर एससी एसटी की जनसंख्या 20% है तो ओबीसी का रिजर्वेशन होगा 25%, न कि 30%। अरे दिमाग काम किया? तो एससी एसटी की जनसंख्या के अनुसार से उसको कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 50%। लेकिन यदि जनसंख्या 50% से कम हो एससी एसटी की, तो किसको मिलेगा? ओबीसी को, जो अधिकतम 25% ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? तो 40% है तो ओबीसी को, 30 है तो, लेकिन अगर एससी एसटी की संख्या 20% हो गई तो 25 पे फिक्स है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। दिमाग काम किया? ठीक, किसी को डाउट है? हाँ तो किसको देगा भाई तू? उस सीट पर केवल एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होगा, बस, और क्या। दूसरा कोई कैंडिडेट जो सवर्ण है वो खड़ा नहीं हो सकता। यदि तुमने कहा कि वार्ड क्रमांक 14 एससी के लिए रिजर्व है, तो एससी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होगा, तो 4 लोग खड़े होंगे, चारों चारों क्या रहेंगे? एससी वर्ग के ही रहेंगे। उन चारों एससी वर्ग लोग चुनाव लड़ेंगे, कोई एक एससी वर्ग का व्यक्ति जीतेगा। अगर आपने कह दिया कोई फलना सीट एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है, तो एसटी वर्ग का व्यक्ति ही क्या होगा? खड़ा होगा। चाहे वो एक व्यक्ति खड़ा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, पर वो हर कैंडिडेट कौन होगा? एसटी ही होगा। जो जीतेगा वो निर्वाचित पंच या सरपंच कहलाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? लेकिन आपका आर्टिकल नंबर 243D कहता है कि जितनी भी सीटें एससी एसटी ओबीसी को रिजर्व रखी जाएंगी, उसका 1/3 फीमेल के लिए क्या होगा? रिजर्व होगा। 1/3 किसके लिए रिजर्व होगा? फीमेल के लिए। कौन सा आर्टिकल कहता है? 243D। पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको बढ़ा दिया और 33% महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया। और अब छत्तीसगढ़ सहित भारत में कितने राज्य हैं? 21। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2, जहां महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में कितना परसेंट है? 50%। मतलब 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसीलिए
हमारे राज्य में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है एसपी। जानते हैं एसपी कॉन्सेप्ट? हाँ बताओ प्रशांत, प्रशांत समझिए। सरपंच पति, एसपी कॉन्सेप्ट है। क्या नाम है? सरपंच पति। बहुत पहले मैं जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही था तो यहाँ पे आया जिला पंचायत की बैठक में, तो पता नहीं उसका कौन सीओ थे, आईएएस होते हैं सीओ। तो एक आदमी से इंट्रोड्यूस किए, तो बताया मैं फलना फलना ग्राम पंचायत एसपी। बोला सीओ आईएएस परेशान है, एसपी बोले सर सरपंच पति। हाँ उड़ा होगा था, भगाया उसको, उसको चमकाया अपने जो भी गार्ड थे उसको, बोले इसको भागा, उसको भयानक चमकाया उस दिन। एक्चुअल में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन तो दिया गया है पर महिलाएं पार्टिसिपेट उस रूप में नहीं होती है, बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ ये 2010-11 की बात बता रहा हूँ मैं, अब तो 24 चल रहा है। महिलाएं फाइनली पार्टिसिपेट कर रही, वरना उनके बिहाइंड में काम कौन करते हैं? पुरुष ही करते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य है नहीं भाई 50% रिजर्वेशन देना। तो खत्म हो गया 243D। अब मैं कल पढ़ाऊंगा 243E। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके चलो। तुम सविता, सविता नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? पीछे कश्यप, क्या नाम है? सुजाता, ठीक। तो तुमको मतलब ऐसा कोई दिक्कत हो रहा है क्या पढ़ने में? मेरे को आकाश बोल रहा था। थोड़ा सा रुक जा, नवरात्रि दिवाली जान दे अभी। क्यों शिक्षक भर्ती का नया बैच चालू करेंगे तो लड़का पढ़ने आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे यार धनेश। और 2 4 5 बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत अभी हमारे अंदर नहीं है। तो थोड़ा सा भी अच्छा बात है, तुमको तो यहाँ पढ़ने को मिल रहा है फाउंडेशन में, तो पढ़ लो, उसके बाद फिर देखते हैं। तुम्हारा जो छूटा हुआ है उसके लिए टेंशन मत ले माँ, मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है? पर तुम अगर सोचोगे नया बैच तो अभी पॉसिबल हमारे लिए इतना आसानी से अभी नहीं है। ऊपर से जब फेस्टिवल टाइम आ रहे हैं तो भी हम फेस्टिवल टाइम में नहीं चाहते रिस्क लेना कोई नया बैच। हाँ दशहरा के बाद अलग बात है, दिवाली के बाद अलग बात है, पर अभी आजकल में अभी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है?